नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब कहानी को सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी। यह कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की, जिसे शायद वह नौकरी अगर ना मिली होती तो वह उसके और उसके परिवार वालों के लिए अच्छा होता। कभी कभी अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीज भी जिंदगी में आ जाती है। ऐसा ही एक अनुभव के ऊपर आज की कहानी आधारित है। तो चलिए शुरू किया जाए। निकेतन को केरल के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिल गई। वह काफी समय से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार नौकरी पाकर वह बहुत ही खुश था। उस समय निकेतन जवान था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। घर पर माता पिता और छोटी बहन है। उसने अपनी छोटी बहन की शादी के बाद ही शादी करने का फैसला किया था। शुरुआत में निकेतन को केरल के जंगल में काम करना अच्छा लगता था। दिनों रूटीन में ड्यूटी करते थे, लेकिन बस 1 महीना बीतने के बाद उसकी ड्यूटी रात को लग गई थी। इसके बाद से ही उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे गम में बदलने लगी, क्योंकि वहां का जंगल बिल्कुल सुनसान और डरावना था। ऊपर से बिजली का कोई व्यवस्था नहीं था। वैसे तो घना जंगल होने के कारण दिन में भी सूरज की रोशनी वहां तक सही से नहीं पहुंच पाती थी, और अगर रात की बात की जाए तो वहां रात को रहना किसी कमजोर दिल वाले इंसान के लिए संभव नहीं था, क्योंकि आसपास 10 किलोमीटर के अंदर कोई आबादी नहीं थी। ऊपर से जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं थी। रात में ड्यूटी देने से निकेतन को लगता था कि वह अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहा है। उसके साथ मदन लाल नाम का एक नौकर भी रहता था, लेकिन वह ज्यादातर समय इस बंगले के अंदर ही रहता था और निकेतन को बाहर के टावर में रात गुजारनी पड़ती थी। पूरी रात जागते हुए उसे चौकन्ना रहना पड़ता था। एक रात वह अपनी ड्यूटी देते हुए सोच रहा था कि यह ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इस बारे में बात करके अपना शिफ्ट बदलना पड़ेगा। उस रात एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक राइफल पकड़कर वह चारों ओर नजर रख रहा था। उस रात थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, जिस कारण हवा का वातावरण थोड़ा ठंडा था। रात के 1:30 बज रहे थे। टॉर्च की रोशनी में निकेतन ने देखा कि खराब मौसम में भी थोड़ी ही दूर जमीन पर कोई इंसान लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर एक चादर ढकी हुई थी। लग रहा था कि वह आदमी वहां सो रहा है। ऐसे खराब मौसम में इन जंगलों के अंदर कोई क्यों ऐसा करेगा? शायद वह नशीली हालत में है। रात के अंधेरों में आसपास के गांव से रास्ता भटक कर यहां आया होगा। शायद यही सोचकर निकेतन ट्विन टावर से नीचे उतरा और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास पहुंचकर निकेतन ने देखा कि वो आदमी ठंड के मौसम में कांप रहा था। आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जैसे जमीन में लेटा हुआ था वैसे ही पड़ा रहा। निकेतन आश्चर्यचकित होकर आदमी के कंधों पर हाथ रखा और उसे धक्का दिया। आप कौन हैं? पर फिर भी वह आदमी धीरे धीरे लेटा रहा। अगले ही पल उस आदमी के चेहरे को देखकर निकेतन बेहद डर गया। उस आदमी का चेहरा बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बड़े पत्थर से उसके चेहरे पर वार किया गया हो। उस वक्त वह चेहरा देखने लायक नहीं था। जगह जगह से लाल ताजा खून बह रहा था। उस आदमी का नाक, मुंह सब कुछ बुरी तरह से जख्मी हालत में थे। निकेतन सोच रहा था, इस आदमी को अभी के अभी बंगले के अंदर ले जाना पड़ेगा, वरना उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अकेले इस आदमी को यहां से ले जाना मुश्किल है। यह सोचकर निकेतन ने थोड़ी दूर फॉरेस्ट बंगले की तरफ देखकर चिल्लाते हुए मदन लाल को पुकारा। मदन लाल, जल्दी बाहर आओ, एक आदमी बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है। बात खत्म होते ही जैसे ही निकेतन फिर से जमीन की ओर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह आदमी जमीन पर नहीं था। इतनी जल्दी वह आदमी कहां गायब हो गया? निकेतन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉर्च लाइट चारों तरफ घुमाया, लेकिन वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। निकेतन घबरा गया। मौसम ठंडा होने के बावजूद
उसके माथे पर पसीने की बूंद दिखाई देने लगी। डर के मारे निकेतन दौड़ने लगा और दौड़ते हुए वह बंगले के अंदर आ पहुंचा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने कमरे के अंदर पहुंचकर काफी देर तक वह इस घटना के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, क्या यह सब उसका भ्रम था? रात के अंधेरों में क्या वह कुछ और देख रहा था? लेकिन उसे साफ साफ याद है, टॉर्च की रोशनी में उसने एक आदमी को जमीन पर लेटे हुए देखा था। वह मन ही मन बेचैन हो उठा। उसे इस मामले पर गौर करने की जरूरत महसूस हुई और वह कमरे से निकलकर फिर वही जगह पर चला गया। लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात वह डरा हुआ और बड़ी सतर्कता के साथ पहरा देता रहा। अगली सुबह बिस्तर पर लेटे हुए निकेतन सोच रहा था कि यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। हमेशा उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई छुप छुप कर उसे देख रहा है। जितने भी समय तक वह दिन में ड्यूटी करता था उतनी देर तक कुछ नहीं होता था, लेकिन कल रात के बाद से मन में कुछ अलग ही हाल चल रहा है। दिन ढलने के साथ साथ उसने इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुला दिया और फिर अगले ही दिन फिर से वह अपनी ड्यूटी पर निकल गया। लेकिन उस रात भी उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। रात बहुत गहरा हो चुका था। टावर में बैठे बैठे उसे नींद आ रही थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा टहल लिया जाए। यह सोचकर उसने अपने कंधों पर बंदूक उठाई और हाथ में टॉर्च लेकर नीचे उतर आया। कल रात का नजारा तो निकेतन के मन से बहुत दूर जा चुका था। उसने सोच लिया था कि वह जरूर कोई भ्रम या फिर बुरा सपना होगा। वास्तव में ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जमीन पर टहलते हुए उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। ऐसे में अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, कल से ठीक से नींद न होने के कारण उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हालांकि इस जगह में चोर डाकू का आना कम ही संभव है, लेकिन जंगलों में शिकार करने के लिए शिकारी यहां आ सकते हैं और जंगली जानवर जो घने जंगल में रहते हैं, राह पर जाने के लिए शिकारी को इस जगह से गुजरना पड़ेगा। इस जंगल में जानवरों का कोई शिकार न कर पाए, इसलिए यहां पर एक फॉरेस्ट हाउस तैयार किया गया था और साथ ही तैयार किया गया था यह टावर, जहां से निकेतन इन सब चीजों का देख रेख करता था। लेकिन जब से रात में ड्यूटी लगी तब से वह बेहद परेशान हो गया था। आज ड्यूटी करते हुए उसे थोड़ी नींद आ रही थी। टावर के पास ही एक छोटी सी पेड़ के नीचे बैठने का जगह था। निकेतन जाकर वहां बैठ गया। कुछ देर तक बैठे रहने से उसकी आंख लग गई। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। शायद कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक निकेतन की नींद टूट गई। उसने झट से आंखें खोली और टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई इंसान तो दूर की बात, एक चिड़िया तक नजर नहीं आई। उसने सोचा, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसने एक लड़की की हंसी सुनी। निकेतन ने इधर उधर देखने लगा। पूनम की रात थी। चंद्रमा की धीमी रोशनी में चारों तरफ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। इस जगह पेड़ पौधे घने जंगल की तुलना में थोड़े कम थे। जब निकेतन चारों ओर गौर से देखने लगा तभी उसे लगा कि थोड़ी ही दूर जंगल की तरफ सफेद रंग की साड़ी पहनकर शायद कोई महिला चली जा रही है। निहित उनको लगा हो सकता है ये कोई शिकार हो जो कि लड़की के भेष में जंगल के अंदर जाना चाहता है। निकेतन ने बंदूक उठाई और जोर जोर से पुकारा, अरे कौन है, कौन है? उधर मत जाओ, मैं चाहता हूं, रुक जाओ। निकेतन जैसे ही धीरे धीरे उसके पास गया तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। निकेतन के दिल में इस बार एक भयानक सा खौफ दिखाई दिया। इस बार वह पूरी तरह से डर गए थे। पिछली रात की घटना के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। उसे लग रहा था कि कल रात के बारे में ऑफिस कॉल करके सब कुछ बता देना चाहिए था। निकेतन जब ये सारी बातें सोच रहा था तब अचानक फिर से उसने अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस किया। वह फिर से बेहद चौंक गया और इस बार जो हुआ वह देखकर और सोचकर उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। उसने देखा वह अभी तक उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उसे साफ साफ याद था कि वह जंगल में जाती हुई उस औरत के पीछे पीछे यहां से थोड़ी दूर चला गया था। लेकिन वह फिर से कैसे यहां पर आ गया? इस तरह की अजीब घटना के बारे में सोचते हुए
उसका सिर दुखने लगा और फिर अगले ही पल निकेतन ने देखा कि सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई लड़की उसके सामने ही खड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों निकेतन को आगे की नजर थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। ऐसे में वह लड़की धीरे धीरे आगे की ओर चल पड़ी। निकेतन भी उस जगह से उठकर उसका पीछा करने लगा। धीरे धीरे उस लड़की की चलने की गति बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह चल रही थी निकेतन भी भागने लगा। भागते भागते निकेतन को पता ही नहीं चला कि वह घने जंगल के अंदर आ चुका है, पर गलती से वह बंदूक उस पेड़ के नीचे छोड़ आया था। तभी उसके सामने से वह लड़की मानो हवा में गायब हो गई। निकेतन के डर के मारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। धीरे धीरे उसके चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और उस समय दूर से उसने बाघ की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे निकेतन जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसे में मदन लाल दौड़ते हुए निकेतन के पास आया और उसे इस हालत में देखकर जैसे तैसे उसे घर ले आया। तब तक निकेतन बेहोश हो चुका था। मदन लाल उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं और उसका होश आया। डर के मारे कांपते हुए निकेतन को मदन लाल ने तसल्ली देते हुए कहा कि वह ठीक है। लेकिन निकेतन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ पिछले 2 दिन से यह क्या हो रहा है। मदन लाल ने निकेतन से पूछा कि वह इतनी रात को घने जंगल के अंदर क्या कर रहा था। तब जाकर निकेतन ने पूरी घटना के बारे में खुलकर बताया। निकेतन की बात सुनते ही मदन लाल को सब कुछ समझ आ गया। उसने कहा, ऐसे इलाकों में कोई छलावे रहते हैं। ये बात मैं आपको पहले नहीं बताया था। वे वारदातें रचते हैं, रूप बदल बदल कर इंसान के सामने आते हैं और इंसान को जाल में फंसाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मदन लाल की मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद निकेतन और भी डर गया। वह उसी रात वहां से भाग जाने का सोचने लगा, लेकिन इतनी रात को अकेले जंगल में जाना मौत को दावत देना था। इसलिए मदन लाल ने निकेतन को समझाया और बोला, यहां से भागने से परेशानी हल नहीं होगी, बल्कि यहां रहकर ही उससे बचा जा सकता है। जब भी वह तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे तब तुम किसी भी हाल में उसके जाल में मत फंसना। बस अपना ध्यान कहीं और लगाना और उससे बातें तो बिल्कुल मत करना। ऐसे में छलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। निकेतन ने ध्यान से मदन लाल की बातें सुनी और फिर उठकर अपनी ड्यूटी पर लग गया। तब तक रात के 3:30 बज चुके थे। 1.25 घंटे के बाद मिस्टर शर्मा की ड्यूटी शुरू होगी। लेकिन जैसे ही पौड़ी चौकी से निकला तभी उसने देखा थोड़ी ही दूर से एक आदमी आ रहा है। थोड़ा पास जाने पर निकेतन को उसके सामने मदन लाल दिखाई दिया। लेकिन यह कैसे संभव है? थोड़ी देर पहले ही तो वह मदन लाल से बात करके फॉरेस्ट हाउस से निकला था। मदन लाल यहां कैसे आ सकता है? लेकिन निकेतन को कुछ भी समझ नहीं आया। तब तक मदन लाल निकेतन के पास आ गया और पास आते ही मदन लाल ने पूछा, अरे निकेतन बाबू, आप यहां हो? मैं आपकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आपको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला गया था, लेकिन आपको कहीं नहीं देखकर मैं तो बहुत डर गया था। सोचा इतनी रात को आप न जाने किस मुसीबत में पड़ गए हों। यह बात सुनते ही निकेतन का होश उड़ गया और वह भागते हुए फिर से फॉरेस्ट हाउस के अंदर घुस गया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा मदन लाल उस कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऐसे में वह तुरंत बाहर आया और बाहर आकर देखा तो वहां मदन लाल का कोई नामो निशान नहीं था। डर के मारे निकेतन की हालत खराब हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि मानो वह एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। शायद इस जगह से बाहर निकलना भी कई गुना मुश्किल है। उसका दिमाग भरते जा रहा था। वह कुछ सोचने की हालत में नहीं था। बस उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि यहां से भागना पड़ेगा। सोचते ही वह बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। भागते भागते वह बस कुछ ही दूर तक आया था। तभी अचानक जमीन पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे तैसे उठकर देखा तो उसके सामने मदन लाल की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे, क्योंकि इस समय है मदन लाल के शरीर में बस कीड़े मकोड़े के निवासी थे। ऐसे में लिखे थे उठने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक मदन लाल की लाश मानो जिंदा हो गए। वह आंख खोलकर निकेतन की तरफ देखा
और उसके पैर पकड़ लिया। निकेतन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, 1011 उम्र में ही महीना नहीं चाहते थे। उसके परिवार वाले उसे की कमाई पर अपना पेट पालते। एक बार के लिए निकेतन को अपने मम्मी, पापा और छोटी बहन याद आई और वो किसी तरह इस जगह से बहुत दूर भागना चाहता था। उसने दूसरे पैर से मदनलाल की सड़ी हुई शरीर पर 2 पर जोर से लात मारी। इस स्थिति में बस जो इंसान वहां मौजूद होते हैं, फिर उसी को ही पता चलता है कि स्थिति का दर्द क्या होता है। इसके बाद जैसे ही उस रात निकेतन फॉरेस्ट हाउस से भागता हुआ बहुत दूर चला गया और इस घटना के कुछ ही दिन बाद उस फॉरेस्ट हाउस में एक और नया लड़का ड्यूटी करने आया। उसका भी शिप फ्लाइट में था। एक दिन रात 2:30 बजे ड्यूटी करते हुए बूटी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ऐसे में अचानक उसे लगा कि दूर सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई एक औरत घर आई। उसने उस औरत को पीछा करते हुए आगे चलने लगा। चलते चलते एक तुम है पावर हाथ धीरे धीरे एक पुरुष शरीर में बदलने लगा। वो लड़का अपने हाथों में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी उस आदमी के मुंह पर फेंका तो देखा, आदमी और कोई नहीं बल्कि यही फॉरेस्ट हाउस का पिछले ऑफिसर निकेतन थे। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में बहुत से लोगों की इच्छा थी कि कहानी में उनका भी नाम लिया जाए। उनकी इस सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में आपको कहानी सुनने के बाद कमेंट करके बताना होगा कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है। अगली स्टोरी में मैं आपका नाम लूंगा और आपकी पहचान कराऊंगा। आपको भी बताना होगा कि आपको मेरी यह मुहिम कैसी लगी। आज से यह मुहिम शुरू है। आज की वीडियो में जो भी लोग कमेंट करेंगे, मैं उनका नाम कल की स्टोरी में लूंगा। अब आप यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने में प्रोत्साहित करता है।